दोस्तों, आज मैं आपको मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में हिंदी व्याकरण से रिलेटेड एक और टॉपिक करवाऊंगा जिसका नाम है समास। तो हम स्टार्ट करते हैं कि समास क्या होता है, समाज के भेद क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे समास क्या होता है। तो समास का मतलब होता है कि जब आप दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना देते हैं, नया और छोटा शब्द बना देते हैं, तो उसे समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा क्या है कि जब आप दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया और छोटा शब्द बना देते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी ये दरवाजे लग गया थोड़ा, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे राजा और पुत्र दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बना दिया जिसका नाम है, क्या बना, राजपुत्र। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की पूरी प्रक्रिया है, इसे समास कहते हैं। फिर से रिपीट करूं, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया और छोटा शब्द बना देते हैं तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे समास कहते हैं। उदाहरण देखें, जैसे राजा धन पुत्र बराबर राजपुत्र, तो ये पूरी प्रक्रिया ही समास कहलाती है। अब समास में तीन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले है समस्त पद या सामाजिक पद। अब आपने जैसे लिखा राजा धन पुत्र बराबर राजपुत्र, तो जो ये राजपुत्र बना, शब्दों को जोड़कर जो ये राजपुत्र बना, इसे ही समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही समस्त पद कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि समास की प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। तो मैंने बता दिया कि दो शब्दों को मिला के जो नया शब्द बना वही नया शब्द समस्त पद है। जैसे राजा धन पुत्र बराबर राजपुत्र, तो राजपुत्र जो नया शब्द बना वही आपका समस्त पद है। अब मैंने दो शब्दों को जोड़ के राजा धन पुत्र बराबर क्या हुआ, राजपुत्र। तो अब पढ़ेंगे इसमें कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो जो ये राज है ये आगे वाला पूर्व पद है और जो पुत्र है वो पीछे वाला उत्तर पद है। आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो जो दो शब्दों को मिला के जो नया शब्द बनता है उसका आगे वाला पूर्व पद होता है और पीछे वाला जो है उत्तर पद होता है। अब समास विग्रह क्या होता है। मान लो जो शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनाया, जैसे मैंने कहा राजपुत्र। राजपुत्र कैसे मिलके बना, राजा का पुत्र। तो जब आप समस्त पद को तोड़कर ऐसा बना देते हैं संबंध के रूप में, तो इसे ही बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। तो जब समस्त पद, ये राजपुत्र क्या है, समस्त पद है, बताया था। दो शब्दों को जोड़ के नया शब्द जो बने वो समस्त पद है। और जब आप समस्त पद को तोड़ दें और अलग अलग कर दो किसी संबंध, जैसे का संबंध से दोनों को अलग अलग बता दिया, तो ये कहलाता है समास विग्रह। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? तो यहाँ पे समास के 6 भेद हैं। आपसे पूछ सकते हैं परीक्षा में समास के कितने भेद होते हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है अव्ययीभाव समास। एक चीज और, इसमें आपको पूर्व पद और उत्तर पद लेके चलना है तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा।
जैसे राजपुत्र बोला तो राज क्या है, राज आपका पूर्व पद है और पुत्र आपका उत्तर पद है। ये समझ में आया होगा। पूर्व पद को पहला पद भी बोलेंगे, पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं और उत्तर पद को बाद वाला पद बोलते हैं। तो इसको यही अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी तो आपको ये अवयवी भाव समास जो है वो समझ में आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है अवयवी भाव समास की, जिस समास का पहला पद मतलब आगे वाला पद प्रधान हो और वह कोई अवयव हो, अवयव का मतलब वो कोई उपसर्ग हो, तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। और वो जो आगे वाला पद है, जो उपसर्ग जो अवयव के रूप में काम करेगा, वो उसकी जो क्रिया विशेषण के रूप में भी काम करता है। जो शब्द बनेगा वो क्रिया विशेषण की तरह काम भी करेगा। फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे आप। अवयवी भाव समास क्या होता है, जिस समास का आगे वाला मतलब पहला पद प्रधान हो, मतलब उस पर ज्यादा फोकस किया हो। अब प्रधान का मतलब आगे वाला पद क्या हो, आपका उपसर्ग हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। अब ये पहचान क्या है, ये शब्द देख लो। यदि आगे यथा लगा हो, आगे बड़ा लगा हो, भर, अनु, प्रति, हर, यावत ऐसे शब्द लगे हो तो आप तुरंत समझ जाना कि वो अवयवी भाव समास है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा, इस शक्ति शब्द में आगे यथा लग गया तो बन गया शक्ति के अनुसार। शक्ति ताकत के बारे में बता रहे थे, लेकिन अब यदि यथा लग गया मतलब पहले वाले पद ने उसकी विशेषता कुछ बता दी है तो शक्ति के अनुसार। दिन था आगे प्रति लग गया तो प्रत्येक दिन बन गया अवयवी भाव समास। जन्म था आगे आ लग गया तो जन्म से लेकर बन गया अवयवी भाव समास। पेट अकेला पेट था, अब आगे भर लग गया मतलब भरपेट हो गया तो ये अवयवी भाव समास है। अब रातों रात, यदि कोई शब्द रिपीट हो रहे हो, चल चल, घर घर, कल कल, नल नल, यदि रिपीट शब्द हो रहे हो तो ऐसे में आप टिक करेंगे अवयवी भाव समास। आई होप आपको अवयवी भाव समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला है तत्पुरुष समास। अब मैंने बताया था आपको कि अवयवी भाव समास में आगे वाला पद पहला पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष में दूसरा वाला पद जो उत्तर पद प्रधान होता है और इनके बीच में आपको कारक चिन्ह लगे मिलेंगे। जब भी कारक चिन्ह लगे मिले तो समझ जाना कि ये तत्पुरुष समास है। अब इसमें कितने कारक चिन्ह होते हैं, यदि कारक चिन्ह कहें तो कारक चिन्ह होते हैं 8। कारक चिन्ह क्या होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन इसमें 6 यूज होता है। इसमें कर्ता और संबोधन जो लास्ट वाला है वो दोनों यूज नहीं होते हैं, बाकी बीच के 6 यूज होते हैं। तो जैसे कर्म तत्पुरुष है, कर्ता ने कर्म को, जैसे बीच में को लगा हो तो समझ जाना ये कर्म तत्पुरुष है। कर्ण से के द्वारा, से के द्वारा, किसी के द्वारा या किसी से कुछ चीज की जा रही है, लिखी जा रही है या किया जा रहा है तो वहां पे कर्ण तत्पुरुष आप लगाएंगे। अगला है संप्रदान। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान, को के लिए, यदि आ जाए को के लिए, ये ट्रिक भी है कि बीच में यदि आ जाए को के लिए, जैसे लिखा है देशभक्ति तो देश के लिए भक्ति के लिए आ गया ना, तो समझ जाना ये संप्रदान है। अपादान, अपादान का मतलब होता है, यहां अपादान बोले तो अपादान में से यहां अलग होने की बात होती है। जैसे कोई बच्चा मां से अलग हो रहा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, अलग होने की बात हो रही है। आपने कोई ऋण लिया है और उससे अलग हो गए हो, ऋण से मुक्त हो गए हो, तो यहाँ जो से है वो अलग होने की बात करेगा। से जो है वो अलग होने की बात करेगा। तो यहाँ पे आप अपादान तत्पुरुष लगाएंगे। राजपुत्र, यहाँ संबंध तत्पुरुष है, संबंध में आएगा का, के, की, ये जो है ये संबंध बताएंगे। जैसे लिखा
राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो समझ जाना यहां संबंध तत्पुरुष है। आत्मविश्वास, अब अधिकरण में क्या आएगा? में, पर, किसी के अंदर या किसी के चीज के ऊपर। तो आत्मा पर विश्वास, ये पर शब्द आ गया तो समझ जाना कि यहां पे अधिकरण तत्पुरुष है। आपको ये वाला समास भी ठीक से समझ में आ गया होगा। अब कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास, इसमें जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें भी बाद वाला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद विशेषता बताता है, पहला पद आगे वाला पद विशेषता बताता है और पीछे वाला पद उसकी विशेषता बताई जाती है, तो उसे बोलते हैं विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य। क्या बोलते हैं? विशेष्य। जैसे लिखा है नीला, नील कमल, इसमें उत्तर पद मतलब जो कमल को प्रधानता दी गई है, कमल को प्रधानता दी गई है, और आगे जो नीला है वो उस कमल की विशेषता बता रहा है कि जो कमल है वो किस कलर का है? नीला कलर का है। तो जब भी विशेषण और विशेष दोनों शब्द मिले और उत्तर पद प्रधान हो तो समझ जाना वहां कर्मधारय समास है। जैसे लिखा है चंद्रमुख, तो यहां देखो मुख, मुख जो है, मुख की विशेषता कौन बता रहा है? चंद्र, कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है। तो आगे वाला पद आपका विशेषण होगा और पीछे वाला पद आपका विशेष होगा, और ये उत्तर पद की ही प्रधानता, पीछे वाला पद ही उत्तर पद होगा, इसकी ही प्रधानता इस समास में बताई जाती है। चरण कमल, अब जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो कमल जो है वो विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? उत्तर पद, मतलब चरण जो हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। महान आत्मा, आत्मा कैसी है? महान है। तो महान शब्द उस आत्मा की विशेषता बता रहा है, तो यहां आप कर्मधारय समास लगाएंगे। अब यहां देखो, यहां इस समास में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। जो दो शब्द लिखे हैं वो एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं, कोई तीसरा शब्द यूज नहीं हुआ है। तो समझ जाना कि यहां पे कर्मधारय समास ही लगाना है। अगला है दिगु समास। अब दिगु समास क्या होता है? जिसमें पहला पद, मतलब आपको एक शब्द मिला और आगे वाला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, कोई संख्या बता रहा हो, 1 2 3 डैश डैश डैश, कोई भी संख्या बता रहा हो, तो जो आगे वाला पद है यदि वो संख्यावाचक हो तो वहां पे आप दिगु समास लगाएंगे। अब एक कंफ्यूजन हो जाता है, दिगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों सेम आ जाते हैं कभी, तो क्या करोगे? तो मैं उसको आगे आपको बताऊंगा। यहां लिखा है चौराहा, 4 राहों का समूह। अब देखो मैंने बोला 4 राहों का समूह, तो आपको कोई तीसरी चीज तो याद नहीं आई कि 4 राहों का समूह क्या होता? चौराहा ही होता ना, कोई तीसरा व्यक्ति तो नहीं आया। तो चौराहा को ही आपने तोड़ा, 4 रास्तों का समूह। यहाँ पे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो तिरंगा ही आएगा। नवग्रह 9, यहाँ पे तो देखो पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। तो जो पहला पद है वो संख्यावाचक मिले तो आप वहां पे टिक करना दिगु समास। सप्ताह 7 दिनों का समूह, इस सप्त 7 लग गया ना आगे, तो समझ जाना 7 लगा है, तो यहाँ पे कौन सा समास है? दिगु समास है। तो जहां पे आगे वाला पद, आगे वाला पद बोल सकते हो या इसे बोल सकते हो आप संख्यावाचक। आगे वाला पद कैसा हो? संख्यावाचक हो आगे वाला पद, या पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो, कोई संख्या लिखी हो 1 से लेके कुछ भी, तो वहां पे आप
क्या लगाओगे, द्विगु समास लगाओगे। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है जहां दोनों पद प्रधान हो। समास विग्रह क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना। दो शब्दों का मतलब है कि दोनों पद प्रधान हो और एक दूसरे के वो कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब पहचान क्या है, जब आपको वो शब्द मिलेगा, जब आप उसको तोड़ोगे तो बीच में और आएगा, या आएगा, अथवा आएगा। और जब आपको वो शब्द मिलेगा तो ये ऐसा योजक चिन्ह लगा होगा। क्या लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होगा बीच में, और वो शब्द एक दूसरे के उल्टे मिलेंगे तो समझ जाना द्वंद्व समास है। जैसे यहां देखो लिखा माता पिता, देखो ये योजक चिन्ह लगा बीच में, यहां योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह लगा, योजक चिन्ह लगा, और ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। बीच में क्या आ गया, और, या, और आ गया, तो समझ जाना वहां पे क्या है, द्वंद्व समास है। तो बीच में समास जब तोड़ने पर आपको और, या, तथा मिले तो समझ जाना वहां द्वंद्व समास है। और यदि आपको आगे कोई जिस शब्द को तोड़ना है उसमें योजक चिन्ह दिख रहा है, बीच में माइनस ऋण जैसा लगा हो, तो समझ जाना कि वो द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। मतलब आपको बोला ना, समास क्या होता, दो पदों से मिलकर बना हुआ, जिसमें पहला आगे वाला पद होता है पूर्व पद और दूसरा पीछे वाला पद होता है उत्तर पद। तो दोनों पद प्रधान नहीं होते। आप जब इनको मिलाओगे कोई तीसरा अर्थ निकलेगा, जब आप इसको मिलाओगे तो कोई तीसरा अर्थ निकलेगा। तो ऐसे समास को बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ऐसे समास को क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। जैसे आपको मिला 10 और आनंद, यहां पे आपने इन दोनों को तोड़ा, 10 है आनंद जिसके। अब जैसे ही बोला 10 है आनंद जिसके, तो दोनों शब्द से को भूल कर सीधा तीसरा शब्द आया कि 10 आनंद। 10 आनंद मतलब सिर किसके होते हैं, रावण के होते हैं। अगला है लंबा है उदर जिसका, तो आपको बड़े पेट वाला किस भगवान के बारे में आपको नॉलेज है, तो गणेश जी। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो समझ जाना यहाँ पे कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की बात हुई है। और 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो 4 भुजाएं तो अपने विष्णु भगवान की होती हैं। तो लास्ट में जब आप लगा दो जिसके, बोलने पर लास्ट में आप लगाएं जिसके, तो समझ जाना कि वहां पर आपका कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब कर्मधारा में विशेषता बताई जाती है और बहुव्रीहि में कोई तीसरा अर्थ बताया जाता। अब इसका अंतर आप समझ लो। लिखने के तरीके पर ये समास निर्भर करेगा। अब यहां पे आ गया पीतांबर। देखना, पीतांबर को आपने लिखा, पहले लिखा पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। तो यहां देखो, आपने जैसे इसको इस टाइप से तोड़ा तो कोई तीसरे व्यक्ति की बात आपको दिमाग में नहीं आई, तो समझ जाना कि वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो वस्त्र पीला है। तो आप यहां पे कौन सा समास लगाओगे, आप यहां पे समास लगाओगे कर्मधारय समास। लेकिन यदि हम देखें तो पीतांबर को जैसे ही मैंने बोला कि पीले हैं वस्त्र जिसके, तो समझ में आया कि सीधा आपको कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान की बात आ गई। तो वहां पे आप क्या लगाओगे, बहुव्रीहि समास लगाओगे। तो समझ में आ रहा कि आपको तोड़ने का तरीका कैसा है। अब आप कैसे पता करोगे, नीलकंठ का और देख लो। नीलकंठ को आपने तोड़ा, नीला है जो कंठ, मैंने बोला था है जो और के समान आ जाए तो कर्मधारय है। नीला है जो कंठ, अब क्या आपको यह समझ में आ रहा, नीला है जो कंठ, क्या तीसरे व्यक्ति की बात आ रही है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके ध्यान में आ रहा है, नीला है जो कंठ। तो आप यहां पे क्या लगाओगे,
कर्मधारय लगाओगे। लेकिन अगर मैं बोले नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है यहां अपने शिव भगवान की बात की गई है, तो समझ में आ रहा यहां बहुव्रीहि समास है। आई होप आपको ये अंतर समझ में आया होगा। अब पहचान करने का तरीका क्या है? अगर आपको दोनों समास दिए हैं और ज्यादातर यदि उसका विग्रह दिया तो वहां पे आप यदि देखो यहां पे पहले मैं बता दूं, यदि परीक्षा में विकल्प में दोनों हो और विग्रह ना दिया हो तो आप बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता देना। अगर दोनों का, मैंने तो बता दिया दोनों का विग्रह अलग अलग, दोनों को तोड़ के बता दिया कि किस समास में कैसा तोड़ा जाता है, तो उसके अनुसार आप लगाना। और यदि आपको तोड़ के नहीं दिया, केवल शब्द दिया है पीतांबर नीलकंठ, तो वहां पे आप हमेशा कौन सा समास लगाना? बहुव्रीहि समास लगाना। अब यहां पे मैं टिक को अलग करना भूल गया, तो आप पहले समास से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और मैं पहले इनको समझाऊंगा तो ये टिक भी आपको जल्दी समझ में आएंगी। समास किसे कहते हैं? ये 4 आपके विकल्प हैं। तो समास का मतलब होता है ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू हो गया। अगला है राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब यहां देखो का विभक्ति का कारक आ गया, ये संबंध कारक हो गया आपका, और संबंध कारक में ये कौन सा समास बन गया? तत्पुरुष समास बन गया, क्योंकि कारक चिन्ह जितने भी हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत हैं। अगला है नीलकमल किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, दिगु, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि। तो नीलकमल, अब देखो आप कहोगे बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है, तो मैंने कहा नीला है जो कमल, क्या तीसरा व्यक्ति को याद आ रहा? क्या तीसरी वस्तु को याद आ रही? नहीं आ रही। तो नीला कमल मतलब जो आपकी कमल है, जो कमल की विशेषता क्या बता रहा है कि वो कमल कैसा है? नीला है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास आ जाएगा। अगला है माता पिता, यहाँ दोनों पद प्रधान हैं और बीच में ऐसा ऋण का चिन्ह, योजक चिन्ह लगा है, तो ये आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अगला है त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है? अब त्रिभुवन, अब यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू दिए हैं, तो यहाँ पे आप देख लें कि पहला पद 3 संख्यावाचक है, संख्यावाचक है, तो यहाँ पे आप टिक किसको लगाओगे? संख्यावाचक हमेशा द्विगु समास होता है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुव्रीहि समास भी दिया, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया क्या बहुव्रीहि? नहीं दिया। यदि दिया भी रहता तो 3 भुवन वाला, 3 भवन वाला कौन है बताओ? कोई तीसरा दिख रहा? नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे पहला ही पद संख्यावाचक है, तो आप क्या लगाओगे? द्विगु समास लगाओगे। अगला है प्रतिदिन, प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रति शब्द लगा है आगे, दिन में क्या लगा है? प्रति शब्द, और ये एक उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब एक अवयव है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? अवयवी भाव समास। अगला है दशानन, यहाँ समझ में आ रहा दशानन। अब दशानन यहाँ 10 शब्द लगा है, तो ये क्या है? आपका द्विगु है। यहाँ तो ऐसे कुछ दिया नहीं, सॉरी, यहाँ से बताना, विग्रह करके बताना। तो यहाँ पे होगा दशानन का मतलब है 10 मुख वाला, 10 मुख वाला। लेकिन यदि समास पूछता तो 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके रावण, तो यहाँ पे आप बहुव्रीहि समास को टिक करते। अगला है चक्रपाणी, कौन सा समास है? चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला, बताओ कौन है? अपने विष्णु भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, जो चक्र को धारण किए रहते। तो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात हुई है कि चक्र को धारण करने वाला कौन है? कोई तीसरा व्यक्ति
की बात हुई है, यहाँ पे बहुव्रीहि समास आएगा। राम लक्ष्मण किस समास का है? तो देखो भाई, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है बीच में, तो समझ में आ रहा है आपका कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे द्वंद्व जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला है यथाशक्ति किस समास का उदाहरण? तो देखो, यथा धन शक्ति, यदि इसको तोड़ें तो यथा धन शक्ति, और ये जो यथा है वो एक अवयव है, उपसर्ग है, तो समझ जाना ये अवयवी भाव समास है। नीचे कुछ शब्दों का आपको होमवर्क दिया है, ये आपको करना है, या कमेंट बॉक्स में आप इसको सॉल्व करके भेजना किसका क्या आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए